चलो शुरुआत करते हैं उन तरीकों से जो डरावने थे और धीरे धीरे बढ़ते हैं उन तक जो मौत से भी बदतर थे। नंबर 12, रोटेशनल थेरेपी। रोटेशनल थेरेपी 18वीं से 19वीं सदी तक यूएस और यूरोप में खूब इस्तेमाल हुई और ये मेंटल बीमारी ठीक करने के नाम पर किए गए सबसे घटिया एक्सपेरिमेंट्स में से एक रही होगी। इसमें मरीजों को कुर्सी पर बैठाकर बांध दिया जाता था, फिर गोल गोल घुमाया जाता था। स्पीड कभी कुछ चक्कर होती तो कभी 100 रोटेशन प्रति मिनट तक। अब जाहिर है कुर्सी पर बैठे बंदे के लिए यह सीधा टॉर्चर था, लेकिन लीवर घुमाने वाले बंदे के लिए बाइसेप्स बनाने का बढ़िया तरीका था। घूमते घूमते मरीज इतने चकरा जाते कि लगातार उल्टी करने लगते और अगर किस्मत अच्छी होती तो बस बेहोश हो जाते और उठकर फ्रेश महसूस करते। इस एक्सपेरिमेंट के पीछे सोच ये थी कि तेज घुमाकर मतली और चक्कर लाने से दिमाग रीसेट होगा और मरीज शांत हो जाएगा। नंबर 11, पहली नजर में मोरल थेरेपी इतनी बुरी नहीं लगती। आखिर इसमें बस किसी को गलती करने या नियम तोड़ने पर अपनी मर्जी से सजा दी जाती थी। मोरल थेरेपी 18वीं से 19वीं सदी तक मेंटल असाइलम्स में खूब चली, लेकिन असली दिक्कत यह थी कि असाइलम के मरीज स्ट्रिक्ट नियम फॉलो करने में बहुत अच्छे नहीं थे, क्योंकि कई लोग नियम भूल जाते थे या अपनी गलतियों से सीख ही नहीं पाते थे, तो उन्हें लगातार बार बार सजा मिलती रहती थी। सोचो कितना फ्रस्ट्रेटिंग रहा होगा, क्योंकि काम पर पसीना बहाना किसे पसंद है। अब सबसे आम सजाओं पर आते हैं। मरीजों को बुरी तरह पीटा जाता था, उन्हें लंबे समय तक सेल में डालकर खाना नहीं दिया जाता था, उन्हें बांध दिया जाता था, उन्हें सर्कस पीनट्स का पूरा बैग खाने पर मजबूर किया जाता था, उन्हें कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट दिया जाता था और हां, उन्हें उन्हीं घूमने वाली कुर्सियों पर भी बैठाया जाता था। इस तरीके का असली खतरा यह था कि वर्कर्स मरीजों पर जब चाहें जैसी चाहें सजा चला सकते थे, वो भी लगभग बिना निगरानी। हाइड्रोथेरेपी भी एक डरावना एक्सपेरिमेंट था जो यूएस और यूरोप में 8वीं से 20वीं सदी तक इस्तेमाल हुआ। इसके कई तरीके थे, लेकिन मैं सबसे कॉमन वाले बताता हूं। शुरू करते हैं बात ऑफ सरप्राइज से। मरीजों को लकड़ी के ब्रिज पर खड़ा करके पार चलने को कहा जाता था। जैसे ही वो चलना शुरू करते, अचानक ट्रैप डोर खुलता और वो सीधे नीचे ठंडी झील में गिर जाते। माना जाता था कि अचानक झटका देने से इंसान का मेंटल स्टेट रीसेट हो जाएगा, यानी सबसे अंधेरी जगहों में भी कॉमेडी के लिए थोड़ी जगह बची रहती है। अब डंकिंग बाथ्स। मरीजों को बड़े से केज में बांधकर धीरे धीरे बर्फ जैसी ठंडी झील में डुबाया जाता था। ये तब तक दोहराते जब तक मरीज साफ तौर पर हाइपोथर्मिया के करीब न दिखे और इसे ट्रीटमेंट काम करने का साइन माना जाता था। फिर था वेट टॉवल ट्रीटमेंट। मरीजों को सिर से पैर तक बर्फीले गीले तौलियों में कसकर लपेट दिया जाता था और घंटों तक ऐसे ही रखा जाता था। और आखिर में लॉन्ग बाथ्स। मरीजों को पानी में डुबोकर रखा जाता था, बस सिर बाहर रहता था और वो घंटों या कभी कभी दिनों तक वहीं रहते थे। बाद में उन्हें जगह पर रोके रखने के लिए स्ट्रैप्स भी लगा दिए गए, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते थे कि कोई इसे एंजॉय कर ले। हाइड्रोथेरेपी के पीछे सोच थी कि पानी रिलैक्स कर सकता है, स्ट्रेस और एंग्जाइटी घटा सकता है और हीलिंग में मदद कर सकता है। आज हमें पता है कि यह तभी काम करता है जब इंसान खुद पानी में जाए, किसी और के कहने पर नहीं। नंबर 9, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। आइसोलेशन सेल्स 18वीं से 19वीं सदी तक यूएस और यूरोप में खूब इस्तेमाल हुए। मरीजों को अकेले कमरे में डालकर घंटों या दिनों तक छोड़ दिया जाता था, और क्योंकि कई लोग गंभीर मेंटल बीमारी से जूझ रहे थे, उन्हें अक्सर पता ही नहीं होता था कि हो क्या रहा है। डर में डूबकर कुछ लोग भागने की कोशिश में दीवारों से खुद को जोर जोर से पटकते और बुरी तरह घायल हो जाते। 18वीं सदी के अंत तक स्ट्रेट जैकेट्स आम हो चुकी थीं और मरीजों को सेल में डालने से पहले पहनाई जाती थीं, लेकिन फिर भी जैकेट्स उन्हें दीवारों से टकराने और घायल होने से नहीं रोक पाती थीं। इससे वर्कर्स को असली जवाब मिल गया। बेवकूफ न दिखने के लिए असाइलम्स ने आइसोलेशन सेल्स को पैडेड रूम्स में बदलना शुरू कर दिया, जिससे सेल्फ इंजरी कम हुई और अब मरीजों को ज्यादा बार और ज्यादा लंबे समय तक अंदर छोड़ा जा सकता था। नंबर 8, ट्रैंक्विलाइजिंग चेयर्स। ट्रैंक्विलाइजिंग चेयर यूएस में 18वीं से शुरुआती 19वीं सदी तक सबसे पॉपुलर डिवाइसेस में से एक थी। इसमें मरीजों को कुर्सी पर बैठाकर उनके पैर, हाथ, छाती और सिर कसकर बांध दिए जाते थे ताकि वो हिल न सकें। कुर्सी में ह्यूमन वेस्ट पकड़ने के लिए एक बाल्टी भी लगी होती थी। फिर मरीज के सिर पर छोटा बॉक्स रखा जाता था, जिससे वो सिर्फ सीधे सामने देख पाता था। उन्हें कुछ घंटों के लिए अकेला छोड़ते, कभी कभी कई दिनों तक। डॉ बेंजामिन रश ने यह डिवाइस बनाई थी।
उनका मानना था कि पागलपन खराब ब्लड सर्कुलेशन या सेंसरी ओवरलोड से होता है। तो मरीज को मसल्स इस्तेमाल करने से रोककर उन्हें लगा कि सारा ब्लड सर्कुलेशन दिमाग की तरफ जाएगा और धीरे धीरे मेंटल बीमारी ठीक हो जाएगी। अब मानो या ना मानो, मैं भी इस तरीके का शिकार रहा हूं और चमत्कारिक रूप से जिंदा बचकर अपनी कहानी सुनाने आया हूं। जब मैं बच्चा था, मुझे ऐसी ही एक डिवाइस में रखा गया था। मेरे पैर, हाथ, छाती और सिर कसकर बांध दिए गए थे। मुझे साफ याद है, मैं दुनिया से मदद के लिए चिल्ला रहा था, तभी मेरे मुंह में एक डिवाइस लगा दी गई जो उसे खुला रखती थी और चीखने नहीं देती थी। और हाँ, दांत साफ होते ही मुझे खोल दिया गया और जाने दिया गया। नंबर 7, रेस्टोरेंट केजेस। रेस्टोरेंट केजेस 19वीं से 20वीं सदी तक इस्तेमाल हुए और ये बिल्कुल अपने नाम जैसे ही थे। मरीजों को लंबे समय तक धातु या लकड़ी के पिंजरों में बंद रखा जाता था, इस उम्मीद में कि वो अपने बर्ताव और गलत फैसलों पर सोचेंगे। लेकिन दिक्कत ये थी कि असाइलम के ज्यादातर मरीज ऐसा कर ही नहीं सकते थे। तो उल्टा वो पिंजरों में और ज्यादा पागल होते गए। ये देखो, पिंजरे ऐसे दिखते थे। कुछ थोड़े बड़े होते थे जिनमें इंसान 2-4 कदम चल सकता था और कुछ इतने टाइट कि हिलना भी मुश्किल। इन बर्बर पिंजरों में कितना समय बिताना है, ये मरीज की हालत की गंभीरता पर निर्भर करता था। यानी जितना ज्यादा पागल उतना ज्यादा अंदर। नंबर 6, ब्लड लेटिंग। जो लोग मेरे चैनल पर पुराने हैं उन्हें ब्लड लेटिंग अच्छे से याद होगी, क्योंकि मैंने इसे इस वीडियो में कवर किया था। लेकिन यहां जल्दी से बता देता हूं। ब्लड लेटिंग इतिहास की सबसे पॉपुलर और भयानक मेडिकल प्रैक्टिस में से एक थी, जो प्राचीन समय से 20वीं सदी की शुरुआत तक कई देशों में चली। इसमें मरीज को ब्लेड से काटकर शरीर का खराब खून निकाला जाता था, क्योंकि माना जाता था कि बीमारी उसी से होती है। मरीज की बीमारी कितनी गंभीर है, उसी से तय होता था कि कितना खून निकलेगा और कितनी बार। जितनी हालत खराब उतना ज्यादा खून। मेंटल असाइलम के मरीज बहुत बीमार माने जाते थे, इसलिए सलाह थी कि उन्हें किशमिश जैसा सुखा दो। लेकिन कुछ सेशन के बाद साफ हो गया कि मरीज बेहतर नहीं हो रहे। तो डॉक्टरों ने बड़ा लॉजिकल हल निकाला और खून निकालो। और जाहिर है, इससे हालत और बिगड़ी। इन्फेक्शन और खून की कमी से और मौतें हुई। नंबर 5, फीवर थेरेपी। फीवर थेरेपी 20वीं सदी में अमेरिका और यूरोप में काफी आम थी। इसमें मरीज को मलेरिया इंजेक्ट किया जाता था ताकि तेज बुखार आए और मरीज कई हफ्तों तक जिंदगी और मौत का रोमांचक गेम खेले। अब अगर मरीज उन खुशकिस्मत लोगों में था जो पूरी तरह रिकवर हो गया, तो इनाम में उसे मलेरिया की एक और डोज मिलती, फिर से बुखार। ये लगातार 8 से 12 बार किया जाता था, यानी मरीज करीब 6 महीने तक तेज बुखार के अंतहीन चक्कर में फंसा रह सकता था। लेकिन जब लाशें बढ़ने लगीं, तो डॉक्टरों को मानना पड़ा कि ये तरीका काम नहीं कर रहा, क्योंकि ये बेअसर था। ऐसा नहीं, बल्कि शायद इसे गलत बॉडी पार्ट में इंजेक्ट किया गया था। तो उन्होंने मलेरिया वाला संक्रमित खून सीधे इंसान के दिमाग में इंजेक्ट करना शुरू किया। 1000 से ज्यादा मरीजों को यह डरावना ट्रीटमेंट दिया गया और दुख की बात, करीब 15% की मौत सीधे इसी एक्सपेरिमेंट से जुड़ी थी। इसके पीछे थ्योरी ये थी कि बुखार के बाद शरीर से कई बीमारियां खत्म हो जाती हैं। तो उन्होंने सोचा मेंटल इलनेस भी ऐसे ही ठीक हो जाएगी। नंबर 6, इंसुलिन शॉक थेरेपी। इसे इंसुलिन कोमा थेरेपी भी कहते थे और ये दुनिया के कई देशों में इस्तेमाल हुई, जैसे अमेरिका, कनाडा, यूके, चीन और कोरिया 1920 से 1950 तक। इसमें मानसिक मरीजों को बेड पर लिटाकर इंसुलिन की बड़ी डोज इंजेक्ट की जाती थी, जिससे वो हाइपोग्लाइसीमिक होकर कोमा में चले जाते। लेकिन डरावनी बात यह थी कि इंजेक्शन के बाद कई मरीज इतनी जोर से कांपते और तड़पते कि जोड़ों की जगह खिसक जाती या हड्डियां टूट जाती। कुछ घंटों बाद मरीज आखिरकार रिकवर होकर जाग जाता, बस अगले दिन फिर एक और डोज लेने के लिए। ये महीनों तक रोज चलता रहता था। एक रिपोर्ट में तो एक मरीज को यह ट्रीटमेंट 2 साल से ज्यादा दिया गया। अब हैरानी की बात, रोज इंसुलिन इंजेक्शन से ट्रिगर हुई ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज के कारण कई मरीजों में मोटापा बढ़ गया, जो सच में बहुत ही बेकार है। नेचुरल तरीके की जगह इंजेक्शन से बॉडी ट्रांसफॉर्म कर दी। लेकिन दुख की बात, मोटापा और सीजर्स ही अकेले खतरे नहीं थे। कुछ मरीजों के साथ इससे भी बुरा हुआ। कई लोग कोमा में ही मर गए या उन्हें गंभीर ब्रेन डैमेज हुआ। लेकिन मानो या ना मानो, डॉक्टर इसे भी चलने देते और ब्रेन डैमेज को कुल मिलाकर सफलता मानते थे। आखिर मरीजों ने खुद से बात करना पूरी तरह बंद कर दिया था, या सच कहें फिर कभी किसी से भी। इस ऑपरेशन के पीछे थ्योरी थी कि कोमा मरीजों को साइकोसिस से झटका देकर बाहर ला सकता है और मेंटल इलनेस ठीक कर सकता है। नंबर 3,
इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। ये थेरेपी 19वीं से 20वीं सदी तक दुनिया भर में खूब इस्तेमाल हुई। 19वीं से 20वीं सदी तक 1930s में ऊगो सिरलेत्ती और लूसियो बेनी नाम के दो इटालियन साइकाइट्रिस्ट ने देखा कि बिजली से पैदा किए गए सीजर के बाद सुअर बहुत शांत हो जाते थे। तो उन्होंने सोचा, इंसानों पर क्यों ना ट्राई करें। उन्होंने सबसे पहले इसे एक स्किज़ोफ्रेनिया मरीज पर आजमाया और सुअर की तरह वो इंसान सीजर से उठकर बिल्कुल रिलैक्स था। तो एक्सपेरिमेंट को प्रॉमिसिंग मान लिया गया। खबर तेजी से फैली और जल्द ही दुनिया भर के डॉक्टर और साइक वार्ड अलग मशीनों और पावर आउटपुट के साथ एक्सपेरिमेंट करने लगे। लेकिन चलो, सबसे आम प्रोसीजर कैसा दिखता था वो देखते हैं। मरीजों को कमरे में लाकर बेड, कुर्सी या टेबल से बांध दिया जाता था। फिर उनके मुंह में रबर का वेज रखा जाता था ताकि वो अपनी जीभ ना काट लें। इलेक्ट्रोड उनकी कनपटियों पर लगाए जाते और स्विच पलटते ही पावर चालू होती और इंसान को शॉक लगता। बिजली आखिरकार मरीज को सीजर में डाल देती, जो कई मिनट तक चल सकता था। लेकिन यहां बात और भी डार्क हो जाती है। इनमें से कई मरीज पूरे प्रोसीजर के दौरान पूरी तरह जागे रहते थे और मैं बस सोच सकता हूं कि डर का लेवल क्या होगा। ये एक्सपेरिमेंट हफ्तों या महीनों तक रोज किया जाता था। कुछ बदकिस्मत मरीजों को दिन में कई सेशन मिलते और इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी बेहद सफल मानी गई, क्योंकि ज्यादातर मरीज प्रोसीजर से इतने डर गए थे कि सजा के डर से पूरे दिन कुछ भी करने से